हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इससे पहले विज्ञान के कक्षा 10 के चैप्टर 1 चैप्टर 2 को हम देख चुके हैं। यहाँ चैप्टर 3 अर्थात पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम धातु तथा अधातुएं है। यदि आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर हमारे देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप धातुएं तथा अधातुएं हैं, या फिर धातुएं एवं अधातुएं हैं। तो ये आखिर धातुएं और अधातुएं आए कहाँ से हैं, इसको हम जानेंगे। तो ये तत्व से निकल के आए हैं। तो पहले हमें तत्व के बारे में जानना होगा, जो यह तत्व आया कहाँ से है। तो हम यहाँ तत्व को देखेंगे, बाकायदे से देखेंगे, मतलब इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले यहाँ तत्व समझ लेते हैं, उसके बाद उसे समझेंगे। तो यहाँ देखेंगे तत्व उन पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं, वह तत्व कहलाते हैं। अथवा तत्व ऐसे परमाणु से मिलकर बने होते हैं जिनके नाभिक में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं। अथवा क्या होते हैं? तो समान इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक में होते हैं। नाभिक मतलब होता है वही बीचों बीच में जो होते हैं नाभिक, उसी को। अथवा वे सूक्ष्मतम तत्व जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। आप आई होप आप समझ चुके होंगे तत्व को। अगला स्टेप देखते हैं। अभी तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 तत्वों की अभी तक हमारे साइंस और हमारे विज्ञान में खोज हो चुकी है। इन 118 तत्वों में से केवल 92 तत्व ही प्रवृत्ति में पाए जाते हैं, मतलब इनकी गुण में पाए जाते हैं। 92 तत्व की ही गुण पाए जाते हैं। शेष तत्वों का प्रयोगशाला द्वारा निर्माण होता है, और शेष जो तत्व बचते हैं उसको प्रयोगशाला द्वारा निर्माण किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं अपरमाणु से परमाणु बनता है, परमाणु से अणु बनता है, अणु से अणु या तत्व बनता है, और तत्व से यौगिक बनता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? तो जे टॉनसन ने किया है। यहाँ प्रोटॉन की खोज किसने किया है? तो रदरफोर्ड ने किया है। यहाँ न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया है। इसे आप याद कर सकते हैं, या फिर यहाँ से देख सकते हैं। एक ट्रिक्स बताता हूँ आपको। यहाँ देख सकते हैं ईटा और यहाँ देख सकते हैं इतना को आप देख सकते हैं। ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, टी से टॉनसन हो जाएगा, टॉनसन हो जाएगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉनसन ने की है। यहाँ पर है, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं, पर से प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन का रदरफोर्ड यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं रदरफोर्ड देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं नाचे से आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन, इसका हो जाएगा आपका चस हो जाएगा चैंडविक। और यह इम्पोर्टेंट भी होता है, इसे आप देख लीजिएगा बारीकी से। तत्वों को उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटे जाते हैं। देखिए, अब इन्हीं तत्व को, जिस तत्व को हम पढ़ रहे थे, उसी तत्व को 3 भाग में बांटा जाता है। तो वह क्या होता है? पहला धातु होता है, दूसरा अधातु होता है, तीसरा उपधातु होता है। तो अब देखिए, यही बात आ गई, धातु निकल के आ गई, अधातु आ गई और उपधातु आ गई। तो इन्हीं को हमें पढ़ना है। अब अगले पैराग्राफ में हम इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं धातु और अधातु में कुछ अंतर देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, पहला अंतर, धातु के गलनांक तथा कथनांक बहुत अधिक होता है। जो धातु होता है उसको गलाने के लिए बहुत ही, मतलब उसका गलनांक बहुत अधिक लगता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। इसमें उसका टेम्परेचर कम होता है, उसको गलनांक और कथनांक कम होता है। दूसरा अंतर देख सकते हैं, धातु चमकीला होता है। जो धातु होता है वो चमकता रहता है। इसमें देख सकते हैं धातु चमकता नहीं है, कम चमकता होगा लेकिन कम चमकता है। यहाँ देख सकते हैं
तीसरा, धातु कठोर होता है। जो धातु होगा वो कठोर होगा, क्रिस्टली होगा, ठोस होगा। इसमें देख सकते हैं, इसमें कठोरता कमी पाई जाती है। ये भी कठोर होता है लेकिन उतना कठोर नहीं होता है, बहुत कम होता है। चौथा अंतर देख सकते हैं, धातु में इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन लाइट वगैरह विद्युत उद्युत होता है उसमें धातु में प्रभावित हो जाता है। इसमें देख सकते हैं, इसमें नहीं होता है। इसमें अधातु में इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है, विद्युत वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। इधर देख सकते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। यहाँ देख सकते हैं धातु का वायु में दहन करने पर धातु ऑक्साइड बनाता है। जब धातु को वायु में दहन कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाता है। यहाँ देख सकते हैं कापर को ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। कापर में कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ जब कराते हैं दहन, दहन कराते हैं तो यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। फिर यहाँ धातु जब जल से क्रिया करता है तो क्या होता है देख सकते हैं। यहाँ कैल्शियम जब जल से क्रिया करता है तो यहाँ बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना कहते हैं, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। फिर यहाँ बोला धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करता है। जो धातु है, यही जो धातु है कॉपर, धातु में कोई भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऐसे कई धातुएं होते हैं। ये नहीं कि ये कैल्शियम ही होते, बहुत सारे होते हैं। तो इसको देख सकते हैं, धातु जब तनु अम्ल से क्रिया करता है तो तनु अम्ल H2SO4 होता है। तनु या H2SO4 होता है या कॉपर होता है। इसको जब क्रिया करा देंगे तो लवण तथा हाइड्रोजन बनेगा। इसको आप कर सकते हैं, इसका ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं अधातु। अधातु क्या होता है, अधातु को जानिए, इसका परिभाषा जानिए। अधातु वे तत्व होते हैं जो अधातु वे तत्व होते हैं। तो कैसे तत्व होते हैं आगे चल कर देखते हैं। जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हो या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, उसे ग्रहण करते हैं और ऋण बना लेते हैं, और वह ऋणी बन जाते हैं, कर्जदार बन जाते हैं, उसे अधातु कहते हैं। अधातु हमेशा ऋण ब्रोमीन कहलाते हैं। जो अधातु होता है वो हमेशा ऋण ब्रोमीन कहलाते हैं। इसे देख सकते हैं अधातु में कौन कौन से आते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि, ये सब अधातु में आते हैं। यहाँ नोट में देख सकते हैं ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये जो ब्रोमीन है ये अधातु है लेकिन ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा सभी अधातुएं ठोस या फिर गैस अवस्था में होते हैं। इसे छोड़कर जो भी अधातु तो ठोस होते हैं या फिर गैस अवस्था में होते हैं। और जो ब्रोमीन होता है वो द्रव अवस्था में होता है। यहाँ देख सकते हैं धातु, इसे हम आगे चल के अभी बताएंगे, अभी आप यहाँ समझ नहीं पाएंगे। धातु यहाँ देख सकते हैं, धातु क्या होती है। धातु वे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अपने परमाणु में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। देखिए ये धातु त्यागते हैं, अधातु ग्रहण करते हैं, यही अंतर है। और करके त्याग करके धनायन बनाने का प्रवृत्ति करते हैं, उसे अधातु करते हैं। आई होप आप ये धातु और अधातु बारीकी से समझ चुके होंगे। यहाँ देखते हैं धातु की भौतिक गुणधर्म। जो धातु होता है उसकी गुणधर्म क्या होती है, भौतिक गुणधर्म क्या होती है। जैसे आप हैं तो आपकी भी कोई गुणधर्म होगी, उसी तरह धातु की भी कोई गुणधर्म होगी। देख सकते हैं इसे। पहला इसका गुणधर्म धात्विक चमक, मतलब जो धातु होता है उसकी चमक कैसी होती है उसे देखना है। देखिए धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। जो धातु देखे होंगे आप, ऐसे धूप वगैरह में रखा होता है तो विशेष प्रकार से चमकती रहती है, लाइट वगैरह मारती रहती है, मतलब उसका चिमचिमाहट लाइट लगती रहती है, दिखाई देती है। दूसरा इसका देख सकते हैं धातु की कठोरता।
धातु कठोर होती है, देख सकते हैं धातु कठोर होते हैं और अलग अलग धातु में अलग अलग कठोरता पाई, जो अलग अलग धातु होते हैं वो अलग अलग रूप में कठोर पाए जाते हैं। तीसरा देख सकते हैं धातु की आघातवर्धता। आघातवर्धता उसे कहते हैं जिस कोई चादर आप इतना बड़ा कोई लोहा ले लीजिए और उसको इतना पीटिए जो एक चादर की आकार के हो जाए, एक पतले चादर की आकार के हो जाए, ऐसे हो जाती है, उसे आघातवर्धता कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन देख सकते हैं, किसी धातु को दबाने पर या पीटने पर उसका आकार बढ़ जाता है और वह चपटा हो जाता है। देखिए वह चपटा हो जाता है, उसे आघातवर्धता कहते हैं। आप समझ चुके होंगे आघातवर्धता क्या होती है। चौथा पढ़ सकते हैं, धातुओं में तन्यता। तन्यता मतलब किसी को खींचा जाता है, कोई धातु है उसे खींचा जाता है, उसी को तन्यता कहते हैं। डिफिनेशन देख सकते हैं, धातुओं को खींचकर पतले पतले या महीन तारों में परिवर्तित किया जाता है। कोई कोई धातु है उसे खींचा जाता है किसी भी मशीन वगैरह से, चाहे हाथ मतलब किसी भी चीज़ से खींचा जाता है, पतले या महीन तारों में परिवर्तित किया जाता है, तो वह तन्यता कहलाती है। इधर अगले पैराग्राफ में देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं सक्रिय श्रेणी। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। सक्रिय श्रेणी, सभी धातुएं समान रूप में सक्रिय या क्रियाशील नहीं होते हैं। जो सभी धातु होते हैं वो समान रूप में क्रियाशील नहीं होते, मतलब क्रिया करने के रूप में नहीं होते हैं, अभिक्रिया नहीं करने के रूप में होते हैं। धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती है, वह अधिक सक्रिय होती है। जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है और वह अधिक क्रियाशील होती है जो धातु इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं त्यागती है वह कम सक्रिय होते हैं, इसे सक्रिय श्रेणी कहते हैं। इसे धातु को अवरोही क्रम में लिखा होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो अधिक क्रियाशील तत्व हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं और कम क्रियाशील तत्व हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, और इस सक्रियता श्रेणी में क्रमशः अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया होता है। जो हाइड्रोजन को विस्थापित करने का जिसमें गुण होता है वह तत्व नीचे होते हैं। ऐसा भी इसका डिफिनेशन आप बना के लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं सक्रियता श्रेणी भी इसे कहा जाता है, सक्रिय श्रेणी भी कहा जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं। यहाँ देख सकते हैं पहला नंबर पे आपका है पोटेशियम, और यहाँ देख सकते हैं सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड मतलब होता है यहाँ शीशा को ही हम लोग लेड कहते हैं। हाइड्रोजन, कापर को तांबा कहते हैं। Hg मरकरी को पारा कहते हैं, Ag को सिल्वर कहते हैं, Au को गोल्ड कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, फिर नीचे आएंगे तो घटती अभिक्रियाशीलता, इधर कम आती हुई अभिक्रियाशील तत्व है, यहाँ सबसे नीचे आएंगे तो सबसे कम क्रियाशील तत्व आया। हाइड्रोजन को विस्थापित करने का गुण इसमें है। ये चारों कापर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड ये सब गुण रखते हैं हाइड्रोजन को विस्थापित करने के लिए। एक परीक्षा में आता है, अक्सर करके बोर्ड पेपर में अधिक आता है। इधर आप कुछ प्रयोगशाला विधि है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। यहाँ देख सकते हैं आप क्लोरीन के बारे में कुछ देख सकते हैं आप। यहाँ क्लोरीन देख सकते हैं आप, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो क्लोरीन ऋणायन बन जाता है। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो वह ऋणायन बन जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पर देख सकते हैं आप ऋणायन लिखा भी गया है। इस प्रकार सोडियम तथा क्लोरीन परस्पर क्रिया द्वारा सोडियम इलेक्ट्रॉन खोकर तथा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर
आयनिक बंध बनाते हैं। इस प्रकार वो आयनिक बंध बनाते हैं दोनों। इस प्रकार यहाँ धातु एवं अधातुओं के बीच बंध या आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध, संयोजक बंध जुटना, संयोजक बंध वे बंध जो आसान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण आदान प्रदान द्वारा बनते हैं वह आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। आप समझ चुके होंगे आयनिक बंध और विद्युत संयोजक बंध। यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के अणु या निर्माण कैल्शियम Ca का परमाणु क्रमांक 20 होता है। देखिए कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, सीधा जानिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं Ka इसका जो कक्ष होता है उसका नाम है। इसमें पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 16 होता है, तो यहाँ 2 ही है। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, अधिक हो इसको 14 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करना पड़ेगा, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और यहाँ देख सकते हैं क्लोरीन के, और क्लोरीन Cl है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए हम देख सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में L में 8 है और M में 7। यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। यह 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है तो यह त्याग देगा वो 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ देख सकते हैं क्लोरीन कितना है, 2 है। यहाँ कैल्शियम कितना है, वो 1 है। तो यहाँ पर अब आइए यहाँ पर देखिए कैल्शियम कितना है, एक कैल्शियम है और 2 क्लोरीन है, देख सकते हैं। क्लोरीन के पास देख सकते हैं 7 है, तो यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन इसको भी, 7 इलेक्ट्रॉन इसका जितना है उतना दे दिया गया है। इसके पास देख लीजिए कैल्शियम के पास 2 है, तो यह तो त्यागेगा या ग्रहण करेगा। तो यह देखिए यह त्याग कर यहाँ इसको दे दिया, यह भी त्याग कर यहाँ इसको दे दिया, यह दोनों एक एक ग्रहण कर लिए। इस प्रकार यह 2 धनायन बन जाता है, 2 ऋण धनायन बन जाता है, धन आयन बना लेता है अपना। यहाँ देख सकते हैं फिर वही बात यहाँ पर है, Ca 2 धनायन बना लेता है, 2 पर प्लस है तो 2 धनायन बना लेता है, प्लस क्लोरीन 2 बार ऋणायन हो जाता है। इस प्रकार यहाँ इसका CaCl2 का निर्माण हो सकता है। आई होप आप समझ चुके होंगे इसे। विद्युत संयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है यह भी देख लीजिए। विद्युत संयोजक बंध का निर्माण केवल निम्न युग्मकों के माध्यम से संभव है। निम्न युग्मक जो युग्मक निम्न युग्मक इसी के उसके माध्यम से संभव है। पहला देख सकते हैं प्रबल धन विद्युत तत्व जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि तथा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व हैं जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि के मध्य होते हैं, आदि के मध्य वह बंध बना लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस क्या होता है इसे देख सकते हैं, यहाँ दिखता नहीं होगा आपको, यहाँ लिखते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, यहाँ यही बात लिखा हुआ। अक्रिय गैस किसे कहते हैं इसे देख लीजिए। हम जानते हैं कि उत्पीड़ित गैस अक्रिय होते हैं, जो उत्पीड़ित गैस होते हैं वो अक्रिय होते हैं। इनकी अक्रियता के कारण उनके बातम उपस्थित 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जिनके बातम कोष में, लास्ट वाले कोष में, अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को अक्रिय गैस कहते हैं। सिंपल एकदम। अर्थात इनका अष्टक पूर्ण होता है, और इनका अष्टक जब 8 होगा तो इनका पूर्ण होगा। हीलियम अपवाद है, और जो हीलियम वह अपवाद है उसको भी अक्रिय गैस बोला जाता है, लेकिन वह अपवाद में है क्योंकि इसके बातम कोष में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए, और इसके बातम कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका अपवाद किया गया है यह अक्रिय गैस है, जबकि अक्रिय गैस में 8 इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है। देख सकते हैं अन्य तत्व भी अपने बातम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस अवस्था का स्थायित्व अधिकतम या न्यूनतम ऊर्जा होती है।
इसके द्वारा ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण तथा त्याग करते हैं। यहाँ देख सकते हैं धातु की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। जो धातु होती है उसका गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्याग दे, और जबकि अधातु का जो गुण होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का होता है। अलग अधातु का एक सिंपल आधात जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं जब धातु व अधातु एक दूसरे से अधिक अभिक्रिया करते हैं तो तब दोनों ही इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में आदान प्रदान होता है द्वारा अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देख सकते हैं उदाहरण सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब कराएंगे तो सोडियम का यहाँ देख सकते हैं 11 होता है। तो यहाँ देख सकते हैं पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे में 1, जितना बचा लास्ट में उतना। यहाँ देख सकते हैं 11 में 2 गया तो कितना हुआ 9, और 9 में 8 गया तो कितना हुआ 1 बच गया, यहाँ 1 हो गया लास्ट कक्ष में। यहाँ इस प्रकार देख सकते हैं अर्थात सोडियम अपने बातम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए सोडियम अपने यम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। देखिए यहाँ अगर इसको 8 बनाना तो 7 और लाना पड़ेगा, इसलिए यह 7 लाने की अपेक्षा 1 त्याग देगा। फिर त्याग कर धनायन बना लेता है, और त्याग कर इसको अपना धनायन बन जाता है, ग्रहण कर लेता है। और धनायन को धन आवेश होता है, जो धन आवेश इसी को कहते हैं, धन आवेश होता है उसको ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ऋण इकाई की अपेक्षा धन इकाई अधिक उपस्थित होती है। अब सोडियम के लिए जल कोष बातम कोष बन जाता है। जो सोडियम होता है उसका बातम कोष क्या बन जाएगा, जल कोष। यही बातम कोष कहते हैं, जो लास्ट कोष होता है, लास्ट कक्ष होता है, यही बातम कोष बन जाएगा। क्योंकि इसके जल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार धनायन आवेशित सोडियम धनायन सोडियम कहलाता है। इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित भी कर सकते हैं, जैसे सोडियम यहाँ देख सकते हैं सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है, और जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन को इतना छुपा दीजिए, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन को कर देंगे, जब त्याग देंगे तो कितना बचेगा, सोडियम बचेगा। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ सकते हैं कि क्लोरीन का आप समझ सकते हैं। इस क्लोरीन का आप जानते हैं 17 होता है क्लोरीन का, उसका पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 8 है, तीसरे कक्ष में 7। यहाँ देखिए यहाँ 7 त्यागने के बजाय 1 लान लेगा, 1 को बुला लेगा, कहीं से 1 की साझेदारी कर लेगा। यही बात यहाँ बताई गई है। अब इसके बाद यम कोष में देखिए, यम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, वही ग्रहण करता है, ग्रहण करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को, यह ग्रहण करेगा तथा ऋणावेशित हो जाएगा। जब यह ग्रहण करेगा ऋणावेशित हो जाएगा, त्यागेगा धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि इसमें धन इकाई की तुलना में ऋण इकाई अधिक उपस्थित होती है। धन इकाई जो होती है उससे ऋण इकाई अधिक होती है। इस प्रकार क्लोरीन आयन ऋणायन कहलाती है। जो क्लोरीन आयन होगी, यह जो क्लोरीन है वह ऋणायन कहलाएगी। जब आपकी इसका कार्य समझ ही गए, इससे क्लोरीन या अब देखिए यह 1 बुला लेगा तो यम में 8 हो जाएगा, वही बात यहाँ हो गया। 1 की कहीं से साझेदारी करके यह यम बना, इसे यह भी कर सकते हैं, यह भी कर सकते हैं, या इससे प्रदर्शित कर सकते हैं, वही बात है। विद्युत संयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है उसे देख लीजिए। यहाँ देख सकते हैं धातु तथा अधातु के मध्य, जब धातु और अधातु के मध्य देख लीजिए आप, धातु के बाह्य कोष में जो धातु होता है उसके बाह्य कोष में 1, 2 तथा कभी कभी 3 भी, मतलब जो धातु होता है उसके बातम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन बने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। तथा अधातु के बातम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे अधातु कहते हैं। ऐसे ही विद्युत बंध बनते हैं, इसी से विद्युत बंध बनते हैं। धातु में 1, 2, 3 होते हैं अंतिम कक्ष में, और अधातु में 5, 6, 7 होते हैं। यही पहचान होती है, उसे विद्युत बंध कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं विद्युत संयोजक
यौगिक। विद्युत संयोजक यौगिक क्या होता है देख सकते हैं, वह यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है वह विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान द्वारा होता है। यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ मैग्नीशियम क्या है, एक बार है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बातम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। या देख लीजिएगा मैग्नीशियम के बातम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ 12 है, देख लीजिए केलियम। यहाँ किम हो जाएगा 2 8 और 2 10, यहाँ 2। इसके बातम कोष में 2 बच गया है। यहाँ अच्छे से बना देते हैं हम। इसके बातम कोष में 2 हो गया। देख लीजिए यहाँ पर भी 2 है। क्लोरीन देख लीजिए 2 है, 2 को यहाँ 2 लगा है, क्लोरीन 2 है। तो क्लोरीन के देख लीजिए यहाँ 17 है। तो यहाँ इसको बना दे रहे हो केलियम। यहाँ देखिए अब इसमें 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए के में 2 और यल में 8 है, और यम में देख लीजिए अब इसका 17 होता है ना, तो 8 2 10, यहाँ देख लीजिए 7। यहाँ इसी एक आवश्यकता पड़ा तभी तो यहाँ 8 होगा। यह 2 त्यागेगा। यहाँ देख लीजिए 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 एक 7 है। आया एक यहाँ दिया है, आया भी एक साझेदारी किया, लिया इससे ग्रहण किया है। तो इस प्रकार MgCl2 बन जाता है। कोई भी होगा आप किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा और उसको इसी प्रकार से पुनः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके अंतिम कक्ष में देख लीजिएगा। यदि अधिक देखिए अधिक ग्रहण मत मतलब ये देखिएगा जो कि कितना क्या करने पर आसान। जैसे यहाँ देख लीजिए यहाँ 6 आनना पड़ेगा, तो 6 के बजाय हम 2 त्याग देंगे तो आसानी होगी। यहाँ 7 है तो यहाँ 1 ग्रहण करना पड़ेगा। तो 1 तो आसान है ग्रहण करना, लेकिन 7 त्यागना कठिन है, इसलिए 1 को ग्रहण कर लिया जाता है। यही बात जानना था। विद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताएं। जो विद्युत संयोजक यौगिक होती है उसकी विशेषताएं देख लीजिए। KCl MgCl2 NCl जो नमक होता है का आयनिक बंध बनाइए। इसको आप बना लीजिएगा, इसको हम बनाए नहीं है। इसको जैसे हम इसी से समझ चुके हैं इसको कैसे बनेगा, इसलिए बनाए नहीं है। ये सोडियम के 1 होगा, इसका 7 होगा। ये इसे दे देगा तो इसका 8 हो जाएगा। इसका आप समझ ही चुके हैं। वहाँ यहाँ पर भी इसका 1 होगा, इसका 7 होगा। इसको 1 दे देगा तो इसका 8 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी निर्माण हो जाएगा, इसका भी निर्माण। क्रिस्टलीय रूप यहाँ देख सकते हैं। आयनिक या विद्युत संयोजी यौगिक धनावेशी तथा ऋणावेशित यौगिकों के परस्पर प्रभाव स्थित विद्युत आक्सीकरण बलों द्वारा बनते हैं, निर्माण होते हैं, जिस कारण ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये नमक संभवतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और इनकी प्रवृत्ति क्रिस्टलीय ठोस होती है। जो क्रिस्टलीय होती है मजबूत, जो यहाँ देख लीजिए ठोस अवस्था में होती है, मजबूत में होती है, प्रबल होती है, उसे क्रिस्टलीय रूप कहते हैं। यह इधर देख लीजिए गलनांक एवं कथनांक। गलनांक जब गलता है उसी कहते हैं कथनांक। जो जम जाता है उसे कथनांक कहते हैं। गलनांक जो गल जाता है उसे गलनांक। प्रबल स्थिर वस्तु आकर्षण बलों की उपस्थिति के कारण इनके गलनांक व कथनांक ऊंचे होते हैं। जो गलने की अवस्था होती है वो भी ऊंची होती है, मतलब अधिक होती है। समय सीमा इसका अधिक होता है। कथनांक जो जमने की समय सीमा होती है वो भी अधिक होती है, क्योंकि इन बलों को तोड़ने हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। क्योंकि इनको तोड़ने देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए ये है, इसको तोड़ने हेतु तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी। इसको यहाँ पुनः आ जाइए, इसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी, यही बात यहाँ बोल रहा है। रासायनिक क्रिया देख सकते हैं इसका। जलीय विलयन में विद्युत संयोजक यौगिक मुक्त आयन देते हैं। जैसे सोडियम है तो यह भी विद्युत संयोजक मुक्त आयन दे रहा है। अभी देख लीजिए सोडियम पे प्लस क्लोरीन का माइनस। संयुक्त अवस्था देख लीजिए क्या होता है।
वे ठोस धातु जो क्रियाशील होते हैं, जो क्रियाशील होते हैं वो ठोस धातु होते हैं, वो तो सभी जानते हैं। प्रवृत्ति में संयुक्त अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। जो प्राकृतिक होती है उसे संयुक्त अवस्था में अपने यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक तथा कॉपर, ये सब प्राकृतिक में अपने यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। नोट: कुछ धातुएं प्रवृत्ति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों रूपों में पाई जाती हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये सब पाई जाती हैं मुक्त एवं संयुक्त दोनों रूपों में। इधर देख सकते हैं, यहाँ पर भी नोट्स है, देख लेते हैं। अधात्री देख लीजिए, यहाँ जो धातु होता है उसमें क्या क्या मिक्सचर होता है। यहाँ देख लीजिए, मिट्टियाँ भी होती हैं, कभी कभी कंकड़ होते हैं, बालू होते हैं, आदि होते हैं, मिश्रित होते हैं, ये सब मतलब मिले होते हैं। इन अशुद्धियों को ही अधात्री या मैटरी कहते हैं। जो अधात्री होता है या मैटरी होता है, इसी को कहते हैं। जो मिट्टी मिला होता है, कंकड़ मिला होता है, बालू मिला होता है धातु में, तो इसी को कहते हैं अधात्री और मैट्रिक्स। अयस्क देख लीजिए क्या होता है। वे खनिज, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। वे खनिज जिनसे धातु या निष्कर्षण में से निकालना होता है, सुगमता अथवा मित्रवर्तता कम खर्च के रूप में किया जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क देख लीजिए, अयस्क जो हुआ होता है जिससे कोई धातु उससे निकाला जा सके और कम खर्च में निकाला जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, हार्न सिल्वर। जो हार्न सिल्वर होता है वह भी होता है, फिर कार्बोलाइट होता है, आदि इसी प्रकार से होते हैं कई। अतः स्पष्ट है कि सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। मतलब सभी अयस्क नहीं होंगे या सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। अयस्कों को उनके प्रवृत्ति के आधार पर निम्न भागों में वर्गीत किया जा सकता है। मतलब उनको निम्न भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं, पहला ऑक्साइड अयस्क, दूसरा देख सकते हैं कार्बोनेट अयस्क, तीसरा सल्फाइड अयस्क। ये सब 3 वर्गों में 4 वर्ग है। इधर देख लीजिए, इधर क्लोराइड अयस्क, इधर भी देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। हार्न सिल्वर देख सकते हैं, ये AgCl को हार्न सिल्वर बोलते हैं। इसको देख सकते हैं कार्नेलाइट को देख KCl, MgCl2, क्या है 6H2.6H2 है। यहाँ धातु का निष्कर्षण देख सकते हैं। धातु यौगिकों से शुद्ध धातु की प्रवृत्ति धातु का निष्कर्षण कहलाता है। जब धातु होता है, धातु से शुद्ध धातु निकाला जाता है, उसी को निष्कर्षण कहते हैं। तथा कुछ धातु अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है, और कुछ धातु होता है जो खुद यौगिक के रूप में पाया जाता है। यहाँ देखिए, तत्वों के उनके अयस्कों से निष्कर्षण की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। इस प्रकार अधिक क्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। देख सकते हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातु, दूसरा मध्य अभिक्रियाशील धातु, तीसरा जगह उच्च अभिक्रियाशील धातु। यहाँ देखेंगे धातु के निष्कर्षण के प्रयुक्त चरण है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। जो अयस्क होता है उससे जब शुद्ध धातु निकाला जाता है तो वो कई चरणों में, मतलब कई बार में निकलता है। इन चरणों का सारांश नीचे, मतलब इन चरणों के जो बारे में है वो नीचे दिया गया है, चरणों के बाकायदे से दिया गया है, नीचे देख सकते हैं। जो अयस्क का सांद्रण है, फिर इसे उच्च अभिक्रियाशील धातु, जो अभिक्रिया होता है इसे उच्च अभिक्रियाशील धातु होता है उसे निकाला जाता है। फिर मध्य अभिक्रियाशील धातु, जो इसके मध्य अभिक्रियाशील धातु होता है उसको भी देखा जाता है।
फिर निम्न अभिक्रियाशील जो धातु होता है उसे भी देखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन धातुएं हैं। फिर यहाँ उच्च अभिक्रियाशील अभिक्रिया तथा गलित गलित धातु का विद्युत अपघटन शुद्ध होता है, यह शुद्ध होता है, ये वाला शुद्ध होता है। उच्च अभिक्रियाशील जो होता है पहला वाला वह शुद्ध धातु होता है। अब मध्य अयस्क जो होता है वह देख लीजिए आप। पहला होता है कार्बोनेट ऑक्साइड। कार्बोनेट ऑक्साइड को जब निष्ठापन करते हैं तो यह निष्ठापन करने के दौरान चाहे निष्ठापन करें चाहे भर्जन करें वही धातु का अयस्क प्राप्त होता है, ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु का ऑक्साइड जैसे मान लीजिए Ca है प्लस उस क्रिया कराएंगे तो CaO, तो ये धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो गया। यह धातु है, यह ऑक्सीजन है, O2 है, तो CaO प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं धातु का ऑक्साइड। अब इसको जब शुद्ध करने की कोशिश करेंगे तो धातु का अपचयित हो जाएगा, अपचयित ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर जब कमी हो जाएगी तो धातु का शोधन होगा। फिर यहाँ तीसरा देखिए निम्न अयस्क जो होता है सल्फाइड अयस्क होता है, उसका जब भर्जन कराते हैं या निष्ठापन कराते हैं तो धातु परिष्करण हो जाता है, मतलब निकल जाता है, वो शुद्ध निकल जाता है। यहाँ देखिए सक्रियता श्रेणी के मध्य में देख सकते हैं आप, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु को निष्कर्षण, धातु को निष्कर्षण। यहाँ भाषा देख सकते हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं प्रायः प्रवृत्ति में सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक सरल होता है। सल्फाइड को भर्जन द्वारा ऑक्साइड में बदलते यहाँ लिखा हुआ है बदलते हैं तथा कार्बोनेट को निष्ठापन द्वारा ऑक्साइड से परिवर्तित करती हैं। जिंक के निष्कर्षण के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, जैसे यहाँ भर्जन, निष्ठापन, अयस्क ऑक्साइड या का अपचयन। यहाँ देख सकते हैं भर्जन क्या होता है। ऑक्साइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से, यह तीनों इम्पोर्टेंट होता है, गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं ZnS प्लस मतलब जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन को जब कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा या धातु ऑक्साइड बन जाएगा प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, 2 रहेगा तो डाई कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। निष्ठापन देख लीजिए वायु के अनुपस्थिति, वायु जब अनुपस्थिति मतलब जहाँ वायु नहीं हो लेकिन कम ना की मात्रा में हो, कम हो, वायु के अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रिया को ही निष्ठापन करते हैं। निष्ठापन और भर्जन आप समझ चुके होंगे। इसका देख सकते हैं ZN और कार्बोनेट को जब निष्ठापन कराया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। अयस्क ऑक्साइड का अपचयन, यह धातु ऑक्साइड अयस्क के धातु के परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह ऑक्साइड को गर्म करके किया जाता है। जब ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो यह परिवर्तन हो जाता है, उसी को कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को जब कॉपर से क्रिया कराएंगे, डेल्टा मिस होता है गर्म करना, जब गर्म करेंगे तो जिंक बनेगा और प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यहाँ देखते हैं कभी कभी विस्थापन अभिक्रिया को धातु ऑक्साइडों के अपचयन में प्रयोग किया जाता है। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम इत्यादि का प्रयोग अपचयन के रूप में होता है। क्योंकि यह धातु निम्न अभिक्रियाशीलता वाली होती हैं धातुएं
को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जो धातु होता है वो उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो MnO2 होता है कि एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो यह अभिक्रिया आप देख लीजिए, MnO2 जो सॉलिड में है प्लस Al सॉलिड में, इसका देख लीजिए Mn जो लिक्विड हो गया प्लस Al2O3 मिल गया। यहाँ एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड, यहाँ 3 रहेगा तो ट्राई ऑक्साइड हो जाएगा, और प्लस सल्फर और प्लस उष्मा भी निकल रहा। ये विस्थापन अभिक्रिया उच्च उष्माक्षेपी माने उष्मा निकलती है। तो यहाँ देख लीजिए उष्मा निकल रही, उष्माक्षेपी होती है। अतः उत्पन्न उष्मा की मात्रा उच्च होती है। तो इसमें उष्मा की मात्रा होती है जो उच्च होती है। धातु का परिष्करण मतलब धातु की शुद्धिकरण, जब धातु परिष्करण कहिए चाहे शुद्धिकरण कहिए, यह अपचयन के पश्चात प्राप्त धातुओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, परिष्करण के लिए अनेक विधियां प्रयोग में ली जाती हैं, परंतु सबसे सामान्य या आसान विद्युत अपघटन विद्युत अपघटनी परिष्करण है। मतलब शुद्धिकरण जो विद्युत द्वारा शुद्ध किया जाता है धातु से, वही सबसे आसान होता है। जैसे कॉपर, टिन, निकिल, सिल्वर, गोल्ड आदि अनेक धातु का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। मतलब अनेक प्रकार के जो यौगिक है उसे शुद्ध किया जाता है विद्युत उपकरण से, विद्युत यंत्र है उसी से। इस प्रक्रम अशुद्ध धातु को एनोड पर, जो अशुद्ध धातु होता है वो एनोड पे चला जाता है, तथा शुद्ध धातु जो होता है वो कैथोड पे चला जाता है, कैथोड में प्रयोग किया जाता है। धातु के लवण विलयन का प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। जब विद्युत अपघटन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी विद्युत अपघटन से, तो विद्युत अपघटन से धातु आयन अपचयित होकर कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। सामान्य मात्रा में एनोड से शुद्ध धातु आयन से रूप में ऑक्सीकृत होकर कैथोड पर पहुंचकर निक्षेपित हो जाती है। यह चक्र तब तक दोहराया जाता है, यह जो विद्युत वाला चक्र है तब तक दोहराया जाता है जब तक संपूर्ण धातु आयन अशुद्ध क्षण से घुलकर आसानी से एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती है, जो एनोड पक कहलाती है। यह देख सकते हैं आप, यह क्रिया विधि है, इसे आप देख सकते हैं। यह संचारण तो आपको पढ़ना पड़ेगा, धातु का संचारण, इसे तो आप पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि यह महत्वपूर्ण होता है। नम वायु मतलब नमी के वायु, जो नमी वायु होती है उसके नम के वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का चरण या फिर नुकसान संक्षारण कहलाती है। देखिए जब धातु वायु की उपस्थिति में या फिर नमी की उपस्थिति में या फिर किसी धातु वायु नमी आर्द्रता मापी के आदि की उपस्थिति में जब यह आती है धातु, तो संक्षारित होने लगती है, खराब होने लगती है, उसी को संक्षारण कहते हैं। यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रम है। यह जो ऑक्सीकरण प्रक्रम है, यह सब ऑक्सीजन से क्रिया करके संचारित होता है। लोहे पर जंग लगना, इसे लोहे पर जंग लगना भी कहते हैं। चांदी का बाह्य रंग होना, जो चांदी होता है वो बाह्य रंग हो जाता है। तांबा तथा कांसा पर हरी परत का निर्माण, इसको बचाने के लिए चांदी और
कांसा होता है उस पे हरा पर नहीं, जो चांदी होता है और कांसा होता है उस पे हरी हरी परत चढ़ जाती है। आप देखे होंगे जो चांदी होती है कांसा होता है उस पे हरा हरा परत चढ़ जाता है। आपकी बैटरी होगी, बैटरी के वो देखिएगा, मोबाइल के छोटा वाला मोबाइल होगा उसके पिन के पास देखिएगा हरा हरा परत पर चढ़ जाता है, वो भी संक्षारण होता है। इसका उदाहरण संक्षारक से गलाकर संक्षारण से मकानों, पुलों, जहाजों तथा लोहे से बने कई अनेक वस्तु की बहुत क्षति होती है, जो क्षति माने नुकसान होती है। इसी हेतु प्रतिवर्ष करोड़ों वर्ष किए जाते हैं, प्रतिवर्ष करोड़ों वर्ष किए जाते हैं। ठीक है। लोहे का संक्षारण जंग लगना कहलाता है। जो लोहा पर संक्षारण होता है उसे जंग लगना कहते हैं। रासायनिक रूप से जंग फेरिक ऑक्साइड का जलायोजित, इसका सूत्र देख सकते हैं, जलायोजित के रूप में होता है। इस जलायोजित के रूप में इसे देख सकते हैं। जंग लगने का मुख्य कारण वायु में नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसलिए जंग लगता है, इसी के उपस्थिति के कारण। संक्षारण के रोकथाम, संक्षारण है तो उसको हम रोके कैसे, उसे देखते हैं। पेंट करके रोका जा सकता है संक्षारण। तेल वगैरह लगाकर कोई संक्षारण, मोबिल वगैरह लगाकर कर सकते हैं संक्षारण। फिर ग्रीस लगाकर, फिर ग्रीस जो होता है ग्रीस लगाकर भी हम संक्षारण को रोक सकते हैं। लेपन कर सकते हैं, मसद का लेपन कर सकते हैं। आप फिर से क्रोमियम का लेपन कर सकते हैं। मेनुडीकरण का कर सकते हैं, मेनुडीकरण, या फिर मिश्र धातु भी बनाकर उस पर कर सकते हैं। या फिर कोई सस्ते धातु का परत चढ़ा देंगे तब भी धातु बच जाता है संक्षारण से। रंगाई करके, पहला देख लीजिए, धातु को रंगाई करके बचा सकते हैं। धातु के सतह को किसी अम्ल अवरोधक रंग से रंगाई करके धातु वायु या किसी विलयन की प्रभाव से बच जाती है। धातु को रंगाई कर देंगे तो वह ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाएगी, वह तो कहाँ खराब होगी, संक्षारण कहाँ होगी। ग्रीस या तेल लगाकर, यह भी वही बात है, जब ग्रीस या तेल को लोहे की वस्तु पर लगा देते हैं तो नमी इसके संपर्क में नहीं आती। वही नमी जो होती है वो इसके संपर्क में नहीं आती है तो संक्षारण कैसे होगी। यहाँ उपधातु के बारे में कुछ समझ लीजिए। उपधातु क्या होती है। कुछ तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण मिलते हैं, जिन्हें हम उपधातु कहते हैं। जैसे देख लीजिए एंटीमनी जो है, इसमें धातु भी है और अधातु भी, दोनों भी है। ऐसे देख लीजिए आर्सेनिक, इसमें धातु अधातु दोनों, इत्यादि धातु अधातु दोनों मिश्रित होते हैं, मिले होते हैं। मिश्र धातु देख लीजिए, दो या दो से अधिक धातु को गलित अवस्था में मिलाने पर जब गल जाता है, गलित अवस्था में जब दो या दो से अधिक धातु होते हैं मिला देते हैं तो गलित अवस्था में मिलाने पर समांगी, जब गलित अवस्था में मिला देंगे तो समान मिश्रण होगा तो समांगी मिश्रण बना देगा, उसी को हम मिश्र धातु कहते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। धातु मिश्र धातु, उपधातु मिश्र धातु। मिश्र धातु में गलित अवस्था को उचित मात्रा में मिलाकर ठंडा करने पर दूसरा रूप प्राप्त होता है। इसको जब मिला देंगे तो कुछ दूसरा रूप प्राप्त होगा, उससे भिन्न। धातु शुद्ध पदार्थ होती है। जो धातु होती है वो तो शुद्ध पदार्थ होती है, जो प्राकृत में और वो प्रकृति में पाई जाती है। जबकि मिश्र धातु मिश्रण धातु होती है जो मानव द्वारा निर्मित होती है। मिश्र धातु होती है वो मानव द्वारा निर्मित किया गया होता है। कॉपर की दो मिश्र धातु भी देख लीजिए, तो पूछता है पीतल,
पीतल देख लीजिए किससे किससे बना है, तो पीतल कॉपर जो है 70% से मिलकर बना है और जिंक 30% से। इस प्रकार पीतल का निर्माण हो गया। कांसा का निर्माण देख लीजिए, कांसा का निर्माण कॉपर 88% हो गया है और इसमें एशियन जो है वह मिल गया आपका 12%। इस प्रकार एक कांसा का निर्माण हुआ है। कुछ धातु हैं जैसा तांबा, ये सब एजी, एयू, एशियन, एशियन टीना होता है, एशियन पोटेशियम के मरकरी एचजी से मिलियन को ही अम्लगम कहते हैं, अम्लगम कहते हैं। सोने की मिश्र धातु, जो सोना होता है उसका मिश्र धातु देख लीजिए। शुद्ध सोना काफ़ी नरम होता है। जो शुद्ध सोना होता है, यहाँ देख लीजिए सोने के मिश्र धातु जो सोना होता है उसके बारे में कुछ बताया गया। तो शुद्ध, यदि सोना शुद्ध होगा तो नरम होगा। शुद्ध सोना 24 कैरेट कहलाती है। जो शुद्ध सोना रहेगा उसका 24 कैरेट उसे कहते हैं। उस शुद्ध सोना उसकी कठोरता तथा मजबूती बढ़ाने के लिए इसमें तांबा व चांदी मिला दिया जाता है। इसका कठोरता अगर जैसे ज़्यादा लचीला ना हो, ज़्यादा कमज़ोर ना हो, उसके लिए इसमें तांबा और चांदी मिलाया जाता है। जबकि यह सोना अभिसरण निर्माण के लिए होती है। सोना जबकि होता है अभिसरण निर्माण के लिए होता है, मतलब आभूषण के लिए होता है। आभूषण जो गहना गुड़िया बनता है उसके लिए होता है। जैसे आभूषण निर्माण के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग होता है, अर्थात 22 भाग शुद्ध सोना तथा 2 भाग तांबा या चांदी होता है। इससे आभूषण तैयार हो जाता है, इससे आभूषण बन जाता है। कोई पूछ दे आभूषण कैसे बनता है तो आप इसको बता दीजिएगा। अब यहाँ लोहे का देख लीजिए, लोहे के बारे में कुछ देख। शुद्ध लोहा अत्यंत गर्म नर्म होता है। शुद्ध जो लोहा होगा वो भी नर्म होता है। कितने लोग कहते हैं जैसे कोई लोहा किन कर लाते हैं सब और टूट जाता है तो बोलते हैं सब नकल। वो नकल नहीं होता, वो ओरिजिनल होता है, वो शुद्ध लोहा होता है, इसलिए वो नर्म होता है, टूट जाता है। दूसरा देख लीजिए, गर्म करने पर सुगमता पूर्वक और वह जब गर्म किया जाता है, उस शुद्ध लोहे को गर्म किया जाता है तो वह सुगमता पूर्वक आसानी से खींचा जा सकता है किधर भी, किसी यंत्र से, उपकरण से। ये नहीं कि हाथ से ही खींचने लगना। तीसरा, परंतु इसमें कुछ मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड 0.05% मिला दिया जाता है तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है। देखिए अब यह नर्म होता है, इसको नर्म होगा तो उपयोग में आने में थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए इसे भी कठोर बनाने के लिए, प्रबल बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है? मिला दिया जाता है कुछ मात्रा में कार्बन मिला दिया जाता है इसमें, ताकि ये भी कठोर हो जाए। मिश्र धातु बनाने का उद्देश्य, जो मिश्र धातु है वो क्यों बनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, यह भी देख लीजिए। मिश्र धातु बनाने के निम्न उद्देश्य हैं। जैसे पहला देख लीजिए, धातुओं के संक्षारण की मात्रा को कम करने। जो धातु संक्षारित होने लगता है, खराब होने लगता है, उसके मात्रा को कम मिश्र धातु ही करता है। और दूसरा देख लीजिए, धातु के कठोरता तथा मजबूती बढ़ाने के लिए। जो धातु के कठोर नहीं होता, थोड़ा नरम होता, लचीला होता है और कमज़ोर होता है, उसी को बढ़ाने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तीसरा देख लीजिए, धातु को गलनांक को घटाने के लिए, जिससे यह धातु की सोल्डिंग के लिए उपयुक्त हो जाती है। जैसे कोई धातु होती है और उसका गलनांक अधिक होता है तो मिश्र धातु का उपयोग करते हैं तो वह उसका गलनांक जो होता है कम हो जाता है। इस प्रकार यह वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों। अभी आपको एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ऐसे बने रहिए वीडियो पे, अभी बता रहे हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, इसका ट्रिक्स हम बता दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा, या बोर्ड पेपर में आता है, कितने बच्चों को याद नहीं होता है।
देखिए इससे याद कर सकते हैं, काशी से कार्बन, नाथ से सोडियम, नाथ से यहाँ हो जाएगा यन से नौ, आ का मंत्र आता है, आ हो जाएगा नाथ से सोडियम, आकाश हो जाएगा कैल्शियम, मालिश हो जाएगा मैग्नीशियम, आलू से हो जाएगा एल्यूमिनियम, जरा से हो जाएगा जिंक, लाल से हो जाएगा आयरन, पकाता है तो पीबी हो जाएगा, पी से प, के से प से याद कर लीजिएगा, पकाता है से हाइड्रोजन, कौन से कार्बन, और यह है तो इस है से Hg याद कर लीजिएगा। आगे से हो जाएगा आपका Ag हो जाएगा, आ से जी से ग हो जाएगा, आओ से AU याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, या याद हो जाए, एक दो बार पढ़ लेंगे, जब फनी है लेकिन एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, काशीनाथ कमाली, आलू जरा लाल पकाता है, कौन है, आगे आओ, यही ट्रिक्स है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब, और अपनी प्यारी सी कमेंट कर सुझाव देना अवश्य कीजिए, अपना सुझाव अवश्य दीजिए, प्यारी सी सुझाव कमेंट जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।